बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर, दैट वाज अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ जो है ना लेक्चर शेयर किया। उसके बाद हमारा आज का जो लेक्चर है केमिस्ट्री का क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 जो है, उसमें हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से कि जो आप लोगों के मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पार्ट में आते हैं। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को आज बताऊंगा और आप लोगों के जो है ना क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, और साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे आ सकते हैं, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, मार्क्स आप लोगों के किस तरीके से आएंगे। तो सो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो है ना हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेस्ड है। पहला जो हमारा टॉपिक है जो समझने वाला है वो है हमारा कि कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, या किस किस्म के कंडीशंस हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए होते हैं या होने चाहिए। तो सो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बन सकता है, लेकिन आप लोगों के माइंड में ये चीज़ हो कि हमारे पास कंडीशंस, कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए या कौन कौन से कंडीशंस होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो सो आप लोग अगर यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाएं कि राइट अ नोट ऑन अ कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, दैट मीन कि इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पे नोट लेके, या वो दे सकते हैं क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सो दो किस्म के हमारे पास क्वेश्चन इससे बहुत ही ईजिली बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों ने इसका आंसर कैसे करना है। तो सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो है ना कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देखें। अगर हमारे पास आ जाता है कि कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना जो हेडिंग देनी है वो ये है कि कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम इन योर आंसर, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के हमारे पास कंडीशंस जो है वो ये कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस concentration of reactants and products remain constant. What does it mean? दैट मीन के आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, अमाउंट जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के है वो क्या होना चाहिए? नॉट शुड टू बी चेंज्ड, वो हमेशा वही कांस्टेंट ही रहना चाहिए थ्रू आउट द रिएक्शन। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर आप लोगों के पास रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो आप लोगों के पास रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए, दैट मीन कि वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट, इट वाज द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन कि जिस सिस्टम में, जिस कंटेनर में आप लोग रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और जो टेम्परेचर आपने एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन किया हुआ है वो मस्ट टू बी अप टू द लास्ट ऑफ द रिएक्शन, वही टेम्परेचर ही आप लोगों का रहना चाहिए, और वही ही हमारे पास जो है ना दूसरी कंडीशन इसकी है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगर एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसके लिए हमारे पास 25 डिग्री से टेम्परेचर हमने गिवन किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हमारे पास वही टेम्परेचर ही रहेगा, उसका टेम्परेचर में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ हम देखें तो तीसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम, हमारे पास अगर प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, या वॉल्यूम ऑफ आर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी हमारे पास जो है ना सिस्टम का वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये थे हमारे पास तीन बेसिक, तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम के जिनके लिए लाइक दिस कि किसी भी किस्म के हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए इस्टेब्लिश होने के लिए ये कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं और इन कंडीशंस का होना मस्ट होता है। तो सो स्टूडेंट, ये हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम था कि किस तरीके से आप लोगों ने इसकी कंडीशंस को समझना है और किस किस्म के, किस तरीके से, किस मेथड के थ्रू आप लोग इसका जो है ना आंसर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, इट वाज अबाउट द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, एंड आफ्टर दैट हमारे पास दूसरा किस किस्म का क्वेश्चन आता है, या दूसरा जो हमारा टॉपिक है जो हमें समझना है वो है हमारे पास के हाउ टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। अच्छा चलें, हमारे पास पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास किसी भी कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए किस किस्म की कंडीशंस हो सकते हैं। वी हैव आइडिया अबाउट कि हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस, तीन कंडीशंस हो सकते हैं। अब हम किसी इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, लाइक दिस कि उसकी पहचान हमें कैसे हो सकती है कि हाँ ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है भी, या ये हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं है। तो सो स्टूडेंट, इस पे भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, या इस किस्म का भी क्वेश्चन बन सकता है कि राइट अ नोट ऑन अ वेज टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम, या इस किस्म का भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास व्हाट आर द वेज
टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। तो सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है ना SLO बेस्ड 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक। तो सो यहाँ पे अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप लोगों ने पेपर में अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप लोगों को जो है ना बहुत ही ईजी हैं। ये जितने भी मैंने आप लोगों के साथ टॉपिक क्लियर करवाए हुए हैं, जितने भी नोट करवाए हुए हैं मैंने, ये सारे नोट्स की फॉर्म में हैं। आई होप कि अगर आप लोग इन्हीं नोट्स को नोट करते हैं तो आप लोगों के मार्क्स आने के चांसेस भी बहुत ही गुड और अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को आंसर कैसे कर सकते हैं? फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव द फॉलोइंग वेज। हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, या जो तरीकाकार हमारे पास होता है किसी भी इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो उसमें पहली बात यह है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट कंसंट्रेशन। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो सो दैट मीन कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम ही है, क्योंकि विदाउट इक्विलिब्रियम हमारे पास किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम नहीं हो सकती है। और जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ही है। तो सो ये हमारे पास था कि हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन की कांस्टेंट अमाउंट को ही जब हम नोट कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ही हमारे पास जो है ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था जो नॉर्मली छोटा होता है। छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं लेकिन बड़े कंसेप्चुअल आ सकते हैं और आप लोगों के पास इनके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, वो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और इसके यूनिट्स कैसे हैं, इस पे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चंस गिवन करते हैं, और अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो हमने उनका आंसर कैसे करना है, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आते हैं, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली चीज़ जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से और इसकी यूनिट्स के हवाले से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और मे नॉट हैव यूनिट्स लाइक दिस, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यूनिट्स हो भी सकते हैं और यूनिट्स नहीं भी हो सकते हैं। और जो चीज़ है हमारे पास लाइक दिस, फॉर एग्जांपल फॉर द ईच इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, कोई भी एक इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन गिवन होता है, एग्जांपल्स गिवन होता है, रिएक्शन गिवन होता है, तो सो उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे लेकिन उसके लिए कंसंट्रेशन जो है हम वो मोल पर डीएम क्यूब में हमने लिखना होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है ना कुछ एग्जांपल्स क्लियर करवाता जाऊँ कि एग्जांपल्स हमारे पास कैसे हो सकते हैं और इन एग्जांपल्स को हम क्लियर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स नोट करवाए हैं आप लोगों को। पहले में हमारे पास है हाइड्रोजन एंड आयोडीन। सो हाइड्रोजन एंड आयोडीन हमारे पास रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स के हवाले से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि रिएक्टेंट्स हमारे पास हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ही होते हैं। ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट जब रिएक्शन करते हैं तो हमें गिवन करता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ अगर हम देखें तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। एंड राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इनके जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल सकते हैं, तो सो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन जो है हमारा पहला एग्जांपल है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस किस्म का हमारा क्वेश्चन बन सकता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के पेपर में ये भी आ सकता है कि वो आप लोगों के लिए 2 या 3 या कोई एक भी जो है ना वो रिएक्शन दे दे और आप लोगों से कहे कि इसके जो है ना यूनिट्स फाइंड करे। तो डोंट वरी, जो है ना यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस जस्ट आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है ना 2 मिनट में इसको समझ जाएंगे और आप कोई भी रिएक्शन जो है ना उसकी यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास है हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये रिएक्टेंट्स हमने लिख लिए। पहली बात, जब आप सॉल्व करते हैं तो इक्विलिब्रियम का जो एक्सप्रेशन होता है उसको आप लोगों ने लिखना होता है, इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन को लिखना होता है। दूसरा पॉइंट जो है,
आप लोगों ने उनके जो है ना मोल पर डीएम क्यूब और इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इसके कंसंट्रेशन यूनिट्स लिखने हैं एंड फर्दर ऑन आप लोगों ने उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो सो पहला स्टेप हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है, स्टेप नंबर 1 हम इसको कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमने इस टोटल एक्सप्रेशन को लिख लिए। टोटल एक्सप्रेशन के बाद मैंने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे उनको नॉमिनेटर में रखेंगे, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, बिकॉज ये हमारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक कंडीशन है, आप यूं कह सकते हैं। तो सो स्टेप नंबर 1 में हमने टोटली इसको जो है ना एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लिया। सेकेंड स्टेप हमारे पास है कि प्रोडक्ट्स को हमने नॉमिनेटर और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनको डिनोमिनेटर में लिख लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चीज़ क्या है, समझने वाला पॉइंट ये कि जो आप लोगों के पास मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के स्क्वायर ब्रैकेट की पावर बन जाती है। यहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट की पावर बन जाती है हाइड्रोजन आयोडीन, जो हमारे पास प्रोडक्ट था, नॉमिनेटर लिख लिया एंड रिएक्टेंट्स को हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। सो फर्दर ऑन हमारे पास जो स्टेप है, हमने मोल पर डीएम क्यूब में हमारे पास इनकी यूनिट्स के कंसंट्रेशन को लिख लिया है एंड वी हैव आइडिया कि हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब जो है हमारे पास नॉमिनेटर का वो 2 है इसका पावर। तो दैट मीन कि ये 2 बार है हमारे पास। दैट मीन कि ये 2 की जो पावर होती है हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब एंड मोल पर डीएम क्यूब के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास इस यूनिट में इस एक्सप्रेशन का जो है ना, इस एक्सप्रेशन का हमारे पास कोई यूनिट नहीं आता है। रीज़न क्या है कि जितने भी हमारे पास कंसंट्रेशन है वो इक्वल ही आ रहे हैं। हमारे पास अमाउंट मीन दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो सेम है। यहाँ पे बात याद रखें स्टूडेंट्स के जिस रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स सेम होगी वहाँ पे आप लोगों के पास उस एक्सप्रेशन का कोई यूनिट नहीं होगा। सो लुक टुवर्ड द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमारे पास पहले का जो है कोई यूनिट नहीं बन रहा है, कोई यूनिट नहीं बचता है। अगर हम अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ देखें जहाँ पे मैंने लिखवाया था आप लोगों के 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट्स है हमारे पास, सेम मेथड वी विल अप्लाई फॉर दिस। यहाँ पे अगर हम NO2 की पावर 2 को एज ए नॉमिनेटर लिखते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में हमने रिएक्टेंट्स को लिख लेना है। तो जस्ट हमने इनकी पावर्स को मोल पर डीएम क्यूब के स्क्वायर में लेना है। तो जब हम स्क्वायर में इनकी पावर्स लेंगे, अबव हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास ये भी 2 है, तो 2 की वैल्यू 2 के पास के साथ कैंसिल हो जाती हैं एंड द लास्ट वन मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास फिर भी रह जाता है। तो सो दैट मीन कि हमारे पास जो हमारा सेकंड एग्जांपल है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स सेम नहीं है। तो सो दैट्स व्हाई वी हैव द यूनिट फॉर दिस सेकंड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज की जो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स के हवाले से कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। और पहला जो हमारा था दैट वाज ये के कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम और हम किस तरीके से किसी इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है और इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जो है ना पेपर के हवाले से भी ये चीज़ें कि इसमें जो है ना इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर लें कि इसमें से आप लोगों के ईच एंड एवरी ईयर 1-2 एग्जांपल्स आ जाते हैं। एंड आई होप स्टूडेंट्स के आज के लेक्चर से आप लोगों ने जो है ना पिक किया होगा और जो है ना चीज़ें नई सीखी होगी। और अगर आप लोगों को किसी भी किस्म के क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आई होप आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।